जो वेव्स है ये क्या सीन है इसका, कौन वाई में जा रहा है, कौन एक्स में जा रहा है, कौन पार्टिकल कौन वेव, सब समझ में आ जाएगा। एसएचएम कौन कर रहा है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है या वेव। पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी में रिश्ता क्या कहलाता है कि भले ही वेव नीचे से ऊपर चलेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ना सोर्स पे डिपेंड करती है। नीचे से चली वेव ऊपर पी पॉइंट तक यानी एक्स दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगा, प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में कितना डिफरेंस है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो साउंड की वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो जाती हुई वेव और रिफ्लेक्ट होकर आती हुई वेव जब सुपर इंपोज करेगी तो बनेगा बेटा एक स्टैंडिंग वेव। बस याद रखना है कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, एक एंड से क्लोज एंड है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा। प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा क्लास 11th के लास्ट टॉपिक के माइंड मैप पे। जी हां, चैप्टर का नाम है वेव्स और नेक्स्ट वीक से हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर्स के माइंड मैप। ठीक है साहब, देख लेते हैं इस चैप्टर का माइंड मैप भी। 2024 से इस चैप्टर से 2024 वाले नीट में इस चैप्टर से सवाल नहीं आया, लेकिन 2023 में एक सवाल आया था ऑर्गन पाइप का, बड़ा इजी सा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस माइंड मैप की। वेव्स की पहले बात करें बेटा, तो ये जो वेव्स है ये क्या सीन है इसका। सर ये जो वेव्स है ना, ये डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस किसमें, डिस्टरबेंस ऐसी जो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करे, जो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है लेकिन मीडियम के थ्रू वेव ट्रांसफर हो रही है, वेव ट्रांसमिट हो रही है और वो साथ में लेके जा रही है एनर्जी और मोमेंटम, है ना। अब हाँ, आप बोलोगे कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मीडियम में ही वेव जा रही है। फॉर एग्जाम्पल सर हम बात करें अगर लाइट वेव्स की, वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर जाती, बिल्कुल कर जाती, लेकिन वेव्स की परिभाषा में हम बात करें तो ये एक डिस्टरबेंस है जो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह तक बिना मीडियम के ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, मीडियम से अगर वेव पास हो रही है, मीडियम में अगर वेव पास करना चाहती है तो मीडियम की कुछ खासियत होनी चाहिए। मीडियम शुड हैव इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव यानी वेव के कुछ फीचर्स। सबसे पहला, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पे क्या होगा, अगर कोई वेव ऐसी है, जैसे अपन साउंड वेव की बात करें तो साउंड, जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर आप मेरे सामने ही अगर खड़े होते और मेरी बात आप सुनते तो ये जो साउंड वेव है ये एयर के थ्रू ट्रेवल कर रही है। तो एयर बेसिकली एक मीडियम की तरह सर्व कर रही है और जब मैं बोलूंगा तो मेरे आप अगर आसपास खड़े होंगे और आपको मेरी बात सुनाई देगी तो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। एयर के पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा, वाइब्रेट करेंगे अपनी मेन पोजीशन पे। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो मेरे मुंह से एयर के पार्टिकल्स निकल के जा रहे हैं जो सुन रहा है उसके कान तक, नहीं भैया ऐसा नहीं है। एयर के पार्टिकल्स अपने जगह पे अपने मेन पोजीशन पे रह के क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। द फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल कीप्स ऑन चेंजिंग। उन पार्टिकल्स जो एसएचएम कर रहे हैं उनका फेज लगातार चेंज होता रहता है। वेव्स कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। वेव एनर्जी और मोमेंटम कैरी कर रही है। ठीक है, वेव की वेलोसिटी अलग होगी और पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है सर, ये कुछ यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए वेव्स के, वेव की परिभाषा लिखी हुई है। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए आगे चलेंगे। अगला स्लाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। या देखो, क्लासिफिकेशन तो हम किसी भी चीज पे कर सकते हैं ना। मान लो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई करना है, तो कैसे कर सकता हूं। लेट सपोज कि बॉयज और गर्ल्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं। या मान लीजिए ऐसे बोल दिया कि यार चश्मे वाले का एक ग्रुप और बिना चश्मे वालों का एक ग्रुप। मतलब आप समझ रहे हो, क्लासिफिकेशन करना है मुझे, तो क्लासिफिकेशन का कोई बेस तो होना चाहिए। क्लासिफिकेशन का कोई बेस तो होना चाहिए। अरे जैसे आपके बायो में नहीं होता यार, पता नहीं अब मैं शायद भूल रहा हूं, वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स। सही है, हाँ सर। तो आप किसी भी चीज को क्लासिफाई कर रहे हो तो उसका कुछ आधार, उसका कुछ बेस होना चाहिए। यस सर। तो सबसे पहला बेस हो गया बेटा नेसेसिटी ऑफ मीडियम। नेसेसिटी मतलब जरूरत, जैसे वो है ना, सांसों की जरूरत है जैसे। ठीक है, तो नेसेसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की रिक्वायरमेंट कि भाई मीडियम चाहिए वेव ट्रेवल करने के लिए कि नहीं चाहिए। तो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको मीडियम चाहिए होता है। कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब ये मैकेनिकल वेव्स को भाई एक मीडियम चाहिए। फॉर एग्जांपल साउंड, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। और नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिसको ईएमडब्ल्यू, इसको हम 12th में अलग से कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके।
कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। एग्जाम्पल लाइट वेव, है ना। यहां पे मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, साउंड वेव जी गुरुजी। और नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ना बहुत सारी चीजें आती है, 12th वाले माइंड मैप में देख लेना। क्या? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। आप समझ पा रहे? GXUVIMR, है ना, काफी सारी चीजें होती है। इसका एग्जांपल लिख दिए। एनर्जी प्रोपेगेशन, क्या जो वेव है वो एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है कि नहीं कर रही? अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर दी, वेव एनर्जी प्रोपेगेट करती है, लेकिन हम स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव की बात भी करेंगे। स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव भी पढ़ेंगे, जो कि कोई एनर्जी इधर से उधर नहीं ले जाती है। प्रोग्रेसिव वेव, नाम से समझ में आ रहा है, प्रोग्रेसिव मतलब चलती हुई, तो चल रही तो एनर्जी और मोमेंटम भी लेके जा रही है। स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, नाम से समझ में आ रहा है, एक जगह रुकी हुई है, खड़ी हुई है, तो वो कोई एनर्जी नहीं लेके जा रही है। बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोपेगेशन, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव वो कि यार वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर, ये वेव का डायरेक्शन और ये पार्टिकल्स का ऑसिलेशन। ये वेव का डायरेक्शन, ये पार्टिकल का ऑसिलेशन, और ये वेव का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया ट्रांसवर्स। एक होती लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल बोले तो वेव का डायरेक्शन है, मान लो इधर, और पार्टिकल का प्रोपेगेशन का मतलब प्रोपेगेशन ही, वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है इधर, पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है, ऑसिलेशन है, वो भी इसी दिशा के अलोंग है, अलोंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ऐसे ये वेव इधर ट्रेवल कर रही है और ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ट्रांसवर्स में वेव इधर प्रोपेगेट कर रही है, प्रोपेगेट करना मतलब फैलना, और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव, और गुरुदेव ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जांपल है लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हाँ सर, इसको देख लीजिए बेटा, फिर अपन चलते हैं आगे। हाँ सर, देख लिया, लिख लिया, छाप लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। लेट्स मूव अहेड। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, नाम से समझ में आ रहा है, प्रोग्रेसिव वेव यानी चलती हुई वेव। तो इस पे अपन आएंगे। एक्चुअली लिटरली बेसिकली यहां पे जो सारे आपको रूप दिखाई दे रहे हैं, ये सब है एक ही चीज, ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। लेकिन एक जो जनरल फंक्शन है जो सबको पता होनी चाहिए वो ये है, सुनना। द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव विद इनिशियल फेज इज फाई। अब ये क्या है, एक्स कोमा टी, सब समझ रहे हैं, इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट। फाई नॉट की जगह मैं खाली फाई लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये नहीं लिख पा रहा, एक सेकंड रुको, अब भी ठीक करके देता हूं। हाँ ठीक है ना, हालांकि फाई नॉट लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपन हमेशा फाई लिखते हैं। अब देखना, सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है, साइन के पेट में, इसको हम फेज बोलते हैं। ये साइन और ये पूरा जो साइन वाला टर्म है, इसको हम ऑसिलेशन टर्म बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने एसएचएम में भी बताया था, जब टाइम 0 होता है तो ये हो जाता है इनिशियल फेज, एक्स टाइम और एक्स 0 होगा। यहां पे हो क्या रहा है कि y किसका फंक्शन है, x और t का। y किसका फंक्शन है, x का भी और t का भी। तो इनिशियली यानी x और x 0 और t 0 पर हम क्या बोलेंगे बेटा, फेज कितना आएगा, फाई आएगा, तो इसको इनिशियल फेज बोल दिया। के हो गया आपका वेव नंबर। प्लस या माइनस से हमें समझ में आता है डायरेक्शन, जो कि आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं कि भाई कैसे पता करें कि कौन से डायरेक्शन में जा रही। ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए हो गया एम्पलीट्यूड। अब देखो यहां पे y किसका फंक्शन है बेटा, x का फंक्शन है और t का फंक्शन है। अभी थोड़ा सा वेट कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि y डायरेक्शन में क्या हो रहा है और x डायरेक्शन में क्या हो रहा है। यहां पे होने क्या वाला है बेटा कि एक x और y दो डायरेक्शन दिख रहे हैं, एक डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करेगा और एक डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी। एक डायरेक्शन में तो पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और एक डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी। फिलहाल हमने यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव की बात करी, तो जाहिर सी बात है ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि मान लो अगर पार्टिकल एक्स में क्या कर रहा है, वाइब्रेट, तो वेव वाई में जाएगी। अगर वेव वाई में जाएगी तो पार्टिकल वेव एक्स में जाएगी तो पार्टिकल वाई में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। और इसका इनवर्स भी बोल सकते हैं कि अगर वेव वाई में जाएगी तो पार्टिकल एक्स में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ओके। अब देखना, इसको तो याद रख ही लो। अभी कौन वाई में जा रहा है, कौन एक्स में जा रहा है, कौन पार्टिकल कौन वेव, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में ना आपको यहाँ पे इधर क्लियर हो ये रहा।
इधर आपको क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक तो आप याद रख लो अभी y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। इसके कुछ और रूप भी हैं, ये आपको क्लास में भी डिराइव करवाए गए होंगे, जैसे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ऐसे अभी मैं फिलहाल को फाइव को छुपा दे रहा हूं। मान लो मैंने बोल दिया इनिशियल फेज कितना हो गया 0, तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही है। आप k को लिख सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा, के होता है वेव नंबर, एक रूप और आ गया। अब आप चाहो तो 2 पाई को बाहर ले जाओ और चीजों को अंदर मैनिपुलेट करके लिख सकते हो स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस एक्स बाय लैम्डा। आप 2 पाई बाय लैम्डा बाहर ले जाओगे तो आ जाएगा एक और रूप y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू vt माइनस x। एक और रूप है, आप ओमेगा को बाहर ले जाओगे, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस x बाय v। तो ये 5 अलग अलग रूप हैं, किसके हैं? एक ही चीज, बस रूप अलग अलग हैं, किसके बेटा? इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। टाइम पीरियड हो गया आपका 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, तो पढ़ा हुआ ही है। के वेव नंबर हो गया 2 पाई बाय लैम्डा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है? आपको होगा क्या, बहुत इजी सा सवाल बना के दे देगा, ये इक्वेशन दे दी और बोल रहा है वेव की वेलोसिटी बतलाओ, क्योंकि दो चीज है ना, वेव की वेलोसिटी अलग है, पार्टिकल ऑसिलेट कर तो पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है। तो वेव की वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के, यानी कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओमेगा किसका कोफिशिएंट है? टी का। के किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। तो यहां पे हमने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ वेव कितना हो गया? ओमेगा बाय के, ठीक है, ये याद रखना, डायरेक्ट इस पे सवाल बनेगा बेटा। वेलोसिटी ऑफ वेव ये दे दिया, यहां से आप ओमेगा और के निकाल सकते हो, ओमेगा बाय के हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एसएचएम कौन कर रहा है? पार्टिकल एसएचएम कर रहा है या वेव? वेव तो ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं अभी फिलहाल मान के चल रहा हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये वाई जो है, ये वाई क्या है? ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो एक्स क्या है? वाई में अगर पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा? ऑसिलेट कर रहा है, तो वेव एक्स में ट्रेवल कर रही होगी, सही है? हाँ सर, बिल्कुल सर, ठीक है। तो पार्टिकल अगर y में ऑसिलेट कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट, वो याद है आपको, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वीपी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे y क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है t टाइम पर, कहां से? उसकी मीन पोजीशन से। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा। v बराबर एफ लैम्डा वेव्स के लिए हमेशा काम आता है, ये इसको याद रखना। v हो गया वेलोसिटी, लैम्डा हो गया वेवलेंथ, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेव की वेलोसिटी। वीपी मतलब पार्टिकल्स वेलोसिटी। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, पार्टिकल्स वेलोसिटी मैं लिख भी देता हूं ना यहाँ पे, पार्टिकल्स वेलोसिटी। और VW क्या हो गया? VW क्या हो गया बेटा? वेव वेलोसिटी। क्या हो गया ये गुरुदेव? ये हो गया वेव वेलोसिटी, ये हो गया पार्टिकल्स वेलोसिटी, और ये हो गया बेटा वेव वेलोसिटी, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे इनमें रिश्ता क्या कहलाता है? पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी में रिश्ता क्या कहलाता है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, सही है? हाँ सर, इसको ध्यान में रखेंगे। स्लोप मतलब वही dy बाय dx, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू dy बाय dx। इनको ध्यान रखिएगा और मैं आपको लेके चलता हूं अगली स्लाइड पे। डन? हाँ सर, डन हो गया। चलते बेटा आगे। डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, पेपर में कभी सवाल पूछ सकता है कि आपको किसी वेव का स्नैपशॉट दे दिया, यानी कि फोटो खींच के दे दिया वेव का, और अब आपसे बोल रहा है कि कुछ पार्टिकल्स मार्क कर दिए। मान लीजिए कोई वेव का स्नैपशॉट दे दिया, ये बता दिया कि वेव राइट साइड जा रही, कुछ पार्टिकल्स दे दिए A B C D, और बोल रहा है कि इन पार्टिकल्स का ना डायरेक्शन बतलाइए। कि या तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेव जा रही है, ट्रांसवर्स वेव की बात करें, वेव जा रही है एक्स में, तो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे वाई में, यस और नो? यस सर। तो ए कहां ट्रेवल कर रहा है? बी कहां ट्रेवल कर रहा है? क्या आपको पता है? अभी हमने देखा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। हाँ सर। तो अगर इस पहले स्नैपशॉट की बात करें जिसमें वेव कहां जा रही है? राइट में जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव होगी पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ स्लोप, क्योंकि वेव की वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। तो अगर स्लोप कैसे, देखो वेलोसिटी ऑफ वेव तो पॉजिटिव, इसको हटा दो। अगर स्लोप पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव आएगा, मतलब नीचे। अगर स्लोप नेगेटिव होगी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ऊपर, ठीक है। हाँ सर। तो वेव की वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो स्लोप का अपन देखते हैं साइन। यहाँ पे ए पे स्लोप कैसी है बेटा? ए पे स्लोप कैसी? देखो ऐसे आप बनाओगे, स्लोप बनाओगे पॉइंट पे, जैसे ग्राफ के लिए स्लोप बनाते हैं, पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव मतलब नीचे जा रहा है, साइन कन्वेंशन नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। यस सर। अब बात करें बेटा जिसकी भी स्लोप पॉजिटिव है, जैसे मान लो डी की भी स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव मतलब नीचे, जिसकी स्लोप नेगेटिव होगी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे बी पे स्लोप नेगेटिव है, सी पे स्लोप नेगेटिव है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, नहीं पार्टिकल कहां जाएगा बेटे, ऊपर जाएगा। कुछ समझ में आएगा? हाँ सर बिल्कुल सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा तो यहाँ पे बने हुए देखो ए डाउन, बी अप, सी अप, डी डाउन, यहाँ बने हुए। सर अगर वेव राइट की जगह लेफ्ट जा रही है, वेव राइट की जगह लेफ्ट जा रही है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू में स्लोप, है ना। हाँ सर। तो अब वेलोसिटी ऑफ वेव कैसी होगी, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, तो माइनस इंटू स्लोप, माइनस इंटू स्लोप। तो माइनस माइनस तो क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का डायरेक्शन वही जाएगा, मतलब डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, स्लोप से पता चल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। स्लोप पॉजिटिव तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव है पार्टिकल की वेलोसिटी भी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव है बी और सी पे तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है डी पे तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी पॉजिटिव। यहां पे आ गया ए अप, बी डाउन, सी डाउन, डी डाउन, देख लीजिए, डी डाउन नहीं सॉरी डी अप, ए अप, बी डाउन, सी डाउन एंड डी देख लेंगे, है ना। हाँ सर। तो क्लास में इस तरीके के सवाल करवाए जाते हैं, करवाए जाने चाहिए कि अच्छा सर ये डॉटेड लाइन से क्या बना है, मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली वेव का फ्यूचर ही तो हो गया। फ्यूचर कैसे, ए नीचे जाएगा इधर, बी ऊपर जाएगा इधर, सी ऊपर जाएगा इधर, डी नीचे जाएगा इधर। तो जब मैं ए के, बी के, सी के, डी के फ्यूचर्स को जोड़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि वेव कुछ ऐसे दिखाई देगी थोड़ी देर बाद। अच्छा यहां पे वेव इस साइड जा रही है, तो वेव का फ्यूचर कैसा होगा, ए ऊपर जाएगा इधर, बी नीचे जाएगा इधर, सी नीचे जाएगा इधर, डी ऊपर जाएगा। तो जब मैं एबीसीडी के फ्यूचर्स को जोड़ूंगा तो मुझे फ्यूचर वाली वेव मिल जाएगी। तो पेपर का लेवल टफ करने के लिए कभी ऐसा भी कर सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन से एक वेव दे देगा और बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिपिक्ट्स द करेक्ट फ्यूचर ऑफ द वेव। तो फ्यूचर ऑफ द वेव मतलब आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए कहां जा रहा है, बी कहां जा रहा है, सी कहां जा रहा है, डी कहां जा रहा है। उन सारे फ्यूचर एबीसीडी को ज्वाइन करके आपको वेव का फ्यूचर मिल जाएगा। तो सर हम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाए ना कर पाए, लेकिन हम वेव का फ्यूचर जरूर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं गाइस। देख लीजिए इसको फटाफट से और फिर चलते हैं आगे, ठीक है। ओके हो गया डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, या आप इसको फ्यूचर ऑफ वेव भी बोल सकते हैं। अगला है बेटा डायरेक्शन ऑफ वेव। मैंने बोला था ना हम वो प्लस माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, है ना, उससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है। अब सुनना मेरी बात, y इक्वल्स टू ए साइन ए टी प्लस माइनस बी एक्स, मैंने अभी फाइव को हटा दिया, और ओमेगा टी प्लस माइनस, आप ओमेगा टी लिख लो यार, ओमेगा टी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने ओमेगा टी और के एक्स की जगह ए टी और बी एक्स लिख दिया, ठीक है। अब साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है एलएचएस, ये है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। मतलब ये बतला रहा है कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वाई एक्सिस में, और जो वेव प्रोपेगेट कर रही है, वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन ये है एक्स एक्सिस अलोंग विच वेव इज ट्रेवलिंग। तो जब भी आपको इस तरीके की इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, तो समझ जाना एलएचएस में जो है वो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की एक्सिस है, और राइट हैंड साइड में जो है ये साइन के अंदर या कॉस के अंदर वो है एक्सिस जिसमें वेव क्या करेगी, प्रोपेगेट करेगी। तो यहां पे y एक्स दे रखा है, ऐसे y एक्स दे रखा है, एक्स वाई कर दे, वाई जेड कर दे, जेड वाई कर दे, एक्स जेड कर दे, जेड एक्स कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए एलएचएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और आरएचएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक सिंपल सी ट्रिक है बेटा जो आप लोगों को पता होगी अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, इफ कोफिशिएंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन है अपोजिट साइड, यानी कि टी और एक्स के साइन अपोजिट है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, है ना, देन वेव विल ट्रेवल अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। सर कौन सी एक्सिस, अभी तो यहां से देखेंगे ना, ब्रैकेट के अंदर x है तो वेव x में ट्रेवल कर रही है, ब्रैकेट के अंदर y है तो वेव y में ट्रेवल कर रही है, ब्रैकेट के अंदर z है तो वेव z में ट्रेवल कर रही है। अगर t और x के जो कोफिशिएंट है वो अपोजिट साइन के, यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो वेव कहां ट्रेवल करेगी बेटा, पॉजिटिव एक्सिस में ट्रेवल करेगी। और इसका उल्टा, अभी तो हमने कोफिशिएंट t और x के अपोजिटली, मान लो अगर कोफिशिएंट सेम साइन के हो गए, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, if coefficient of time and position have same sign,
then wave will travel along negative axis. Wave will travel along नेगेटिव एक्सिस. दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए, तो वेव ट्रेवल करेगी नेगेटिव एक्सिस. और कौन से एक्सिस वो आपको यहां से देखना पड़ेगा. तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ वेव देख लिया. अब हमें क्लियर है कि कोई भी हमको ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन दे दी, तो एलएचएस में पार्टिकल के ऑसिलेशन का एक्सिस है, आरएचएस में ब्रैकेट में छुपा हुआ है राज की वेव कौन से एक्सिस में ट्रेवल कर रही है. और वेव पॉजिटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, वो डिपेंड करेगा. अगर ये टी और एक्स के कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस. टी और एक्स के कोफिशिएंट का साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. इसको देख लीजिए. फिर चलते बेटा अपन आगे. अब यहां पे लिखा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ए एम्पलीट्यूड, लैम्डा वेवलेंथ, वी वेव वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी. वी बराबर एफ लैम्डा होता है, के वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा होता है, टी टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है, टी होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ये ओमेगा हो गया 2 पाई बाय टी. ये ओमेगा को हम 2 पाई एफ भी बोल सकते हैं. एफ होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है. अच्छा बात करते हैं. हमने सर ट्रांसवर्स वेव की बात तो कर ली है ना. अब हम उसकी वेलोसिटी देखेंगे. वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव इन स्ट्रिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव इन स्ट्रिंग एक ट्रांसवर्स वेव होने वाली है. तो हमने यहां पे इसको सोनोमीटर भी बोलते हैं इस एक्सपेरिमेंट को. एक स्ट्रिंग को हमने एक एंड से फिक्स कर दिया दीवार से और दूसरे एंड से फिक्स कर दिया किसी लोड से, और यहां पे हमने वेव ट्रांसमिट करी स्ट्रिंग में, तो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रांसवर्स वेव है ना. दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रांसवर्स वेव. इसका फॉर्मूला प्लीज आप याद रखें बेटा कि v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय म्यू. टी हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू हो गया लीनियर मास डेंसिटी, म्यू हो गया लीनियर मास डेंसिटी. मैं यहां पे म्यू लिख देता हूं, म्यू लिख देता हूं. म्यू हो गया यहां पे लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी समझते हो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है म्यू हो गया लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ. और मास पर यूनिट लेंथ को हम लिख सकते हैं डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. फिर भी मैं यहां पे लिख देता हूं लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है सर, ये फॉर्मूला तो आप याद रखें. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि मास पर यूनिट लेंथ म्यू को लिख दिया रो इनटू ए, यानी डेंसिटी इनटू एरिया, तो डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अच्छा अब मुझे दो स्ट्रिंग्स में ट्रांसमिशन वेव या ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का रेशियो लेना, कंपेयर करना है. मैंने कहा कि अगर लेट से उनका मटेरियल सेम है तो उनकी डेंसिटी भी सेम होगी. तो v1 बाय v2 मैं कर सकता हूं कि अगर रो सेम हो गया, तो अगर रो भी अलग हो गया तो फिर तो भाई v1 बाय v2 करोगे तो अंडर रूट t1 रो 1 पाई से पाई छेद हो जाएगा, r1 स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट t2 रो 2 r2 स्क्वायर. ठीक है. लेकिन अगर रो सेम हुआ और रेशियो लिया तो क्या आ जाएगा, देखो v1 बाय v2 आ जाएगा अंडर रूट t1 बाय t2 इंटू अभी r का स्क्वायर तो r बाहर चला जाएगा तो इंटू r2 बाय R1. वो डिपेंड करता है कि मटेरियल सेम है जिनमें आप वेव वेलोसिटी कंपेयर कर रहे हैं या नहीं. तो आप आराम से क्या ले सकते हैं बेटा, रेशियो ले सकते हैं. आप तो बस इतना याद रखना रूट टी बाय म्यू, और ये पता होना चाहिए कि म्यू क्या होता है, डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. और टेंशन फिलहाल यहाँ पे क्या होने वाला है, mg होने वाला है अकॉर्डिंग टू NLM. ठीक है, इसको देख लीजिए. हाँ सर डन है. चलते बेटा आगे. अब वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करें तो उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट एवरेज पावर और एवरेज इंटेंसिटी, जो आपको याद रखने हैं. एक है हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. म्यू हो गया लीनियर मास, ये वेव ऑन स्ट्रिंग यानी ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है. वेव ऑन स्ट्रिंग यानी ट्रांसवर्स वेव की मैं बात करूं तो एवरेज पावर का फॉर्मूला बेटा हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. म्यू हो गया लीनियर मास डेंसिटी, वी हो गया वेव वेलोसिटी, ए हो गया एम्पलीट्यूड, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एवरेज पावर है. और यहां पे बात करें एवरेज इंटेंसिटी की तो एवरेज इंटेंसिटी फॉर वेव ऑन स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव इज 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी. एफ फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड, रो डेंसिटी एंड वी वेव वेलोसिटी. ये दो फॉर्मूले आपके नोट्स में भी लिखे हुए होंगे और आप यहां पे भी देख सकते हैं और याद रख सकते हैं इनको. ठीक है, हो सकता है फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ ले, या फिर क्या बोल सकता है कि एवरेज इंटेंसिटी आपको पता है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, बोल दिया फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो एवरेज इंटेंसिटी का क्या हाल होगा. आपको पता होना चाहिए कि एवरेज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए. ठीक है सर, चलेंगे फिर इसी बात पे आगे. लेट्स मूव अहेड. अब कभी कभी हो सकता है पूछ ले कि हमारे पास मासिव स्ट्रिंग है. मासिव स्ट्रिंग का मतलब है कि भाई एक ऐसी स्ट्रिंग है, एक ऐसी रस्सी है जिसका खुद का एक अपना मास है, जिसका खुद का एक अपना मास है, और आपने नीचे से वेव क्या कर दी बेटा, नीचे से वेव दौड़ा दी इस रस्सी में, धर्राटे काट रही है. सही बात है. तो ये वेव क्या कर रही है बेटा, ऊपर की ओर धर्राटे काटते हुए जा रही है. मान के चलेंगे कि रस्सी की लंबाई है L
और हमें चाहिए कि x दूरी पर, बॉटम से लोअर मोस्ट पॉइंट से x दूरी पर किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी वेव की, तो v बराबर अंडर रूट जी एक्स हो जाएगी, v बराबर रूट जी एक्स हो जाएगी। और दूसरा, टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच द टॉप, वेव यहां से शुरू करी यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो t बराबर 2 अंडर रूट, आप 2 को अंडर रूट में ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, बाहर रखना तो बाहर रखे अंडर रूट एल बाई जी, है ना। आप ये भी बोल सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा यहां तक पहुंचने में, टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट x, टाइम टेकन टू रीच पॉइंट x, टाइम टेकन टू रीच पॉइंट x, या समझ गए। इसको मैं काम करता हूं, पॉइंट p बोल देता हूं, इसको मैं पॉइंट p बोल देता हूं, तो p पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी रूट जी एक्स, एंड टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट x, टाइम टेकन टू रीच पॉइंट x बोल रहा हूं, सॉरी पॉइंट p इज, ये हो जाएगा आपके पास 2, और जैसे यहाँ पे अंडर रूट में l लिखा है ना, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में x बाय जी, 2 अंडर रूट में x बाई जी हमारे पास आ जाएगा। x कोई भी लेंथ हो सकती है, फुल लेंथ होगी तो l लिख देना, हाफ लेंथ होगी तो हाफ लेंथ लिख देना। इसको देख लो एक बार, है ना, ये पता होना चाहिए। और ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई रस्सी हमारे पास जिसका मास है मैसिव स्ट्रिंग, जिसका मास है और नीचे हमने कैपिटल M लटका दिया और फिर से हमने वेव दौड़ा दी, कहां से बेटा, नीचे से लेकर के ऊपर तक वेव दौड़ा दी, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक वेव दौड़ा दी, तो वेलोसिटी एट बॉटम, वेव की वेलोसिटी बॉटम के पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन कितना है mg, तो अंडर रूट mg बाय म्यू, और वेलोसिटी ऑफ वेव टॉप पे कितनी हो जाएगी, टॉप पे टेंशन कितना है, इन दोनों मासेस की वजह से, स्मॉल m और कैपिटल M की वजह से, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी बाय म्यू, तो आप टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम, टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम पे वेव की वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हो, v1 बाय v2, ये बॉटम है टॉप मोस्ट है, कितना हो जाएगा, v बराबर एफ लैम्डा होता है, v बराबर एफ लैम्डा होता है, हाँ सर। अच्छा ये याद रखना कि भले ही वेव नीचे से ऊपर चलेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ना सोर्स पे डिपेंड करती है। हाँ, वेव की वेलोसिटी नीचे और ऊपर अलग होगी, वेवलेंथ नीचे और ऊपर अलग होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। तो जो रेशियो वेलोसिटी का v1 बाय v2, वही रेशियो वेवलेंथ का लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ठीक है। और 1 क्या है बॉटम मोस्ट और 2 क्या है टॉप मोस्ट, तो बॉटम मोस्ट पे और टॉप मोस्ट पे जब आप रेशियो लोगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट m बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यहाँ पे पेपर में वेलोसिटी कंपेयर करवाने की जगह वेवलेंथ भी कंपेयर करवा सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, है ना। ये सवाल क्लास में एक स्टैंडर्ड सवाल है जो कि करवाया जाता है, तो बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और वेवलेंथ का कंपैरिजन दिया जा सकता है किसी भी पॉइंट x पर। हालांकि ये पूछा नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, किसी भी पॉइंट x पर वेलोसिटी होगी रूट जी एक्स, नीचे से चली वेव ऊपर p पॉइंट तक यानी x दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगा, 2 अंडर रूट x बाय जी, 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा। डन है, चले आगे। हाँ सर, साउंड वेव की बेटा बात कर लेते हैं। तो साउंड वेव जैसे कि मैं बोल रहा हूं, तो साउंड वेव एक तो कैसी वेव बेटा, मैकेनिकल वेव है, यानी इसको मेटीरियल मीडियम चाहिए, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, एंड इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन को बोलते हैं सी, रेयरफेक्शन को रेयर, इट्स नॉट रेयर फ्रैक्शन, इट्स रेयरफेक्शन, इट्स रेयरफेक्शन। मैं उधर ही लिख देता हूं, है ना, एक सेकेंड अभी ठीक करके देता हूं। हाँ, तो इट्स नॉट रेयर फ्रैक्शन, इट्स रेयर फैक्शन, तो कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन। अब कंप्रेशन को हमने बचपन में भी पढ़ा ना, 9th क्लास में, कंप्रेशन को सी बोलते हैं और रेयर फैक्शन को आर बोलते हैं। जहां पे मीडियम पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डेंसली इकट्ठे होंगे वहां पे बन जाएगा कंप्रेशन, वहां पे प्रेशर भी ज्यादा और मीडियम में डेंसिटी भी ज्यादा। और जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, ये ऑल्टरनेट में आते हैं, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, है ना। और जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वहां पे प्रेशर भी कम होगा, डेंसिटी भी कम होगी, दैट पॉइंट इज नोन एज रेयर फैक्शन। तो होता क्या, मैं आपको बताऊं कि जब साउंड ट्रेवल करती है ना, तो मीडियम के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऐसे ऑसिलेट करते हैं, ऐसे लाइन से ऑसिलेट करते हैं। तो ऐसे दो एरिया ऑल्टरनेट में बनते जाते हैं, जहां पे पार्टिकल्स साथ साथ है तो कंप्रेशन, और जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर है वहां पे रेयर फैक्शन। और ये ऑल्टरनेट में होता है, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन। दो कंप्रेशन या दो रेयर फैक्शन एक साथ नहीं आ सकते। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वेरिएशन होता है समय के साथ। तो प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। पेपर में पूछ सकता है कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में कितना डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, दैट इज π/2। फॉर्मूला हो गया साउंड वेव के लिए इंटेंसिटी का, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। रो हो गया डेंसिटी, ए हो गया एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या हो गया बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वी हो गया वेव वेलोसिटी। एनर्जी डेंसिटी यू यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
वो हो गई हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला है, बस ये v नीचे आ जाएगा, इंटेंसिटी बाय वेलोसिटी हो गया एनर्जी डेंसिटी, यहां से वेलोसिटी छुपा लूंगा तो सेम वो फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी और ये कौन है, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, इसको देख लेंगे बेटा। ठीक है सर, चलेंगे आगे। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, सर हमने अभी ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी पढ़ी, वेव इन स्ट्रिंग अंडर रूट टी बाय म्यू, वैसे हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी पढ़ रहे हैं। इट इज v बराबर अंडर रूट ई बाय रो, रो हो गया डेंसिटी ऑफ मीडियम, ई हो गया इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। अब इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम में सॉलिड्स की बात करूं, सॉलिड्स की बात करूं तो यंग मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, और बात करूं मैं गैसेस की और लिक्विड्स की तो बल्क मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, मैं लिख भी दूंगा। अब सुनो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सॉलिड्स आर मोस्ट इलास्टिक एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस व्हाइल गैसेस आर लीस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी सॉलिड्स का सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस का। तो उसी हिसाब से मैं यहां पे देखूं तो इलास्टिसिटी सॉलिड का सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। तो इलास्टिसिटी सॉलिड का सबसे ज्यादा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड भी सबसे ज्यादा। आपको पता है ना, सुनने में अजीब लगता है लेकिन जो साउंड है बेटा वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा तेज मूव करती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड एज कंपेयर टू गैसेस। सो द वेलोसिटी, देखो डेंसिटी से इतना नहीं फर्क पड़ता जितना इलास्टिसिटी से पड़ता है। सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। यहां पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, और एक सेकेंड में यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स लिख दूं पहले, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ वाई, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो गया बेटा सॉलिड के लिए, वाई हो गया, यानी यंग्स मॉड्यूलस, डिवाइडेड बाय रो कर दिया। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड्स और गैसेस, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, लिक्विड्स और गैसेस, यहां पे बेटा बल्क मॉड्यूलस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस बाय रो, अंडर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस बाय रो। ठीक है, तो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में पता होना चाहिए। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये तो देख लिया, अब सुनना बहुत ध्यान से, हम यहाँ पे एयर की बात करें यानी गैस की बात कर रहे हैं, तो कौन सा मॉड्यूलस आएगा बेटा, बल्क मॉड्यूलस आएगा। क्या आएगा, बल्क मॉड्यूलस आ रहा है ना यहाँ पे। गैस के लिए क्या आ रहा है, एयर गैस है ना, मतलब गैसेस, गैसियस स्टेट की बात करें तो, और एयर की बोले तो यहाँ पे आना चाहिए फॉर्मूला बल्क मॉड्यूलस बाय रो। तो हुआ क्या, न्यूटन साहब ने बोला, न्यूटन साहब से गलती हो गई, और गलती हो सकती है, गलती होना लाजमी है। जो रिसर्च करता है, जो कुछ काम करता है, गलती उसी से होगी ना। जो बैठा रहता है और दूसरों में कमियां निकालता है उससे थोड़ा ही कोई गलती होगी, वो तो दूसरों की कमियां गिनाता है ना। जो खुद से काम करता है, गलती उसी से होती है, ठीक है। और जो दूसरों की कमियां निकालता है, गलती उससे नहीं होती, वो बस दूसरों की कमियां निकालता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, हो सकता है कुछ लोग इस बात से ऑफेंड हो जाए ठीक है, चलिए तो यहां पे हम बात करें न्यूटन साहब की, तो मतलब यार आइजैक न्यूटन साहब को मतलब क्या दर्जा दिया गया, उनसे भी गलती होगी। तो मैंने क्या बोला, जो रिसर्च करेगा, जो कुछ काम करेगा जीवन में किसी भी फील्ड में, गलती उसी से होने के चांस है। जो कुछ नहीं करेगा उससे क्या गलती होगी। तो न्यूटन साहब से क्या गलती हुई, न्यूटन साहब से गलती हुई कि न्यूटन साहब ने बोल दिया कि जो प्रोपिगेशन ऑफ साउंड है एयर में, वो एक, उन्होंने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है। न्यूटन साहब ने बोला कि प्रोपिगेशन ऑफ साउंड इज, प्रोपिगेशन मतलब फैलना, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन ये बात सही निकली नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस हो, चाहे एडियाबैटिक प्रोसेस हो, चाहे आइसोकोरिक प्रोसेस हो, कैसा भी प्रोसेस हो बेटा, मैंने आपको सारे प्रोसेसेस के बल्क मॉड्यूलस लिखा रखे हैं, और ये मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स से पहले लिखवा दिए थे। कब लिखवा दिए थे बेटा, सर सॉलिड्स में, इलास्टिसिटी में लिखवा दिए थे, है ना। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस बताया था, प्रेशर होता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना हो गया बेटा, सर ये हो गया अंडर रूट प्रेशर के बराबर होता है बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बाय रो। तो भाई एयर के लिए कैलकुलेट करें तो प्रेशर हो गया 1 atm और डेंसिटी पुट कर दी 1.093 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अप्रोक्सीमेटली आई न्यूटन साहब के हिसाब से, किसके हिसाब से, आपने क्लास में पढ़ा होगा, न्यूटन साहब के हिसाब से 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर के आसपास भी नहीं थी। खत्म, गया, टाटा बाय बाय गुड बाय, 280 मीटर पर सेकेंड, गलत हो गया। फिर लाप्लास ने बोला, फिर लाप्लास साहब आए, बोले अरे
न्यूटन अपना मुन्ना अपना बच्चा है, आम पका नहीं अभी कच्चा है, न्यूटन अपना मुन्ना अपना बच्चा है बीड़ू। ठीक है, न्यूटन से गलती हो गई, न्यूटन को माफ करो। और मेरी बात सुनो, किसने बोला? लाप्लास ने बोला। एक सेकेंड, किसने बोला? लाप्लास ने बोला। लाप्लास को मिल गया मौका और दुनिया को भी मौका मिल गया, क्योंकि जो आदमी इतने बड़े बड़े भाई, जिसने, एक बात बता, जिसने पूरा कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बना डाला, जिसने लॉज ऑफ मोशन दिए, जिसने फ्रिक्शन के बारे में बताया, विस्कोसिटी के बारे में बताया, ना जाने किस किस चीजों के बारे में बताया, इक्वेशंस ऑफ मोशन दी, उस आदमी से अगर गलती हो भी गई तो ये कोई कोई बहुत दिक्कत वाली बात थोड़ी है, कोई बहुत दिक्कत। लेकिन अब लोगों को तो मौका चाहिए ना भाई, लोग एकदम जो है, क्या ही मैं बोलूं। ठीक है, तो यहां पे लाप्लास ने बोला कि जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है, जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एडियाबेटिक। किन्होंने बोला? और न्यूटन साहब गलत थे भी, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एडियाबेटिक है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड आइसोथर्मल नहीं। बट वो बात भी तो उन्होंने कब बोल दी? बात भी तो कितनी ज्यादा पुरानी है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मैं क्या बता चुका हूं आपको बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मैं आपको बल्क मॉड्यूलस बता चुका हूं। तो लाप्लास साहब के हिसाब से, लाप्लास साहब के हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आया वो आया अंडर रूट गामा पी बाय रो, क्योंकि मैं आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बता चुका हूं कि बल्क मॉड्यूलस होता है गामा पी। पी की वैल्यू वही 180 एम डेंसिटी ऑफ एयर, एंड गामा फॉर एयर होता है 1.4, यहां पे लिखा हुआ भी है जहां तक है। हाँ वैसे हो जाएगा, गामा ऑफ एयर मैं लिख देता हूं, गामा फॉर एयर, गामा फॉर एयर इज 1.4, 1.4 है ना। सारी वैल्यूज जब पुट करी तो जो वैल्यू आई लगभग लगभग, वो लगभग क्या एकदम सही ही आई, लगभग लगभग 332 मीटर पर सेकंड, जो कि आनी चाहिए। तो यहां पे इसको बोलते हैं लाप्लास करेक्शन फैक्टर, गामा को बोलते हैं लाप्लास करेक्शन फैक्टर। बच्चे इसको रट लेते हैं पी बाय रो, गामा पी बाय रो। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस होता है गामा पी, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है बल्क मॉड्यूलस गामा पी, इसलिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और यहां से क्या सीख मिलती है कि भाई जीवन में गलतियां हो जाती हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जो कुछ काम करेगा, जो रिसर्च करेगा, किसी भी फील्ड में कोई काम करेगा, गलती होने के चांसेस उसी, मतलब गलती होने के चांसेस उसी के ही। जो कुछ नहीं करेगा गलती उससे नहीं होगी। सही बात है, ये देख लो। डन हो गया। पीछे चलते हैं वापस, हाँ सर पीछे चलते हैं, चलिएगा। तो अब यहां पे बात करें, देखो न्यूटन साहब, सर पेपर में क्या लेना है? बेटा पेपर में लाप्लास लेना है। सर पेपर में कुछ ना बोले तो हम लाप्लास लेंगे क्योंकि सही यही है। अच्छा पेपर में अगर न्यूटन के लिए बोले तो हम ये लेंगे, पेपर में अगर लाप्लास के लिए बोले तो ये लेंगे, और पेपर में कुछ भी ना बोलेंगे तो भी हम यही लेंगे। गामा होता है सीपी बाय सीवी, मोनोएटॉमिक के लिए गामा, डायटोमिक के लिए गामा पता है। फिलहाल हम यहाँ पे गामा की वैल्यू 7/5 यानी 1.4 लेने वाले हैं। ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, तो एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, मोनो एटॉमिक वाले को हटा देता हूं, या रहने दो, चलो लिखे रहने दो। फिलहाल के लिए मैंने गामा एयर लिख दिया। एयर के लिए हम ले लेंगे 7/5 यानी 1.4। ठीक है ना बेटा, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, और फिर अपन चलते आगे। तो छापना है छाप लीजिए, ठीक है, ये देख लो। ओके सर, लेट्स मूव अहेड गाइस। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो साउंड की वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं? प्रेशर, याद रखना है कि प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी ऑफ साउंड को। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। डेंसिटी पी बाय रो, अंडर रूट पी बाय रो, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो v1/v2 हो गया रूट ऑफ रो2 बाय रो1। टेम्परेचर, टेम्परेचर अंडर रूट गामा आरटी बाय एम, अंडर रूट गामा आरटी बाय एम, अंडर रूट गामा आरटी बाय एम। ठीक है, तो v1/v2 क्या हो गया? आप ऐसे देख लो कि जो वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी। तो v1/v2 क्या हो गया? v1/v2 क्या हो गया बेटा? अंडर रूट t1/t2। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पे आएंगे। पहले आप देख लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर, तो ह्यूमिड एयर में ज्यादा स्पीड की साउंड होगी, ज्यादा साउंड की स्पीड होगी एज कंपेयर टू ड्राई एयर। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा क्या है? इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर ऑफ गैस। वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 0.6 मान सकते हो, यानी हर डिग्री सेल्सियस के साथ, हर 1 डिग्री सेल्सियस के साथ साउंड की स्पीड, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो साउंड की स्पीड कम होगी। तो हर 1 डिग्री सेल्सियस या हर 1 केल्विन के टेम्परेचर चेंज के साथ साउंड की वेलोसिटी में
जो चेंज आता है वो आता है 0.6 मीटर पर सेकेंड। हाँ, एक काम करना, यहां पे प्लीज टेम्परेचर केल्विन में लेना, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाओगे। यहां पे टेम्परेचर केल्विन में लेना, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में मत लेना। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 330। 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड का स्पीड जो एयर में दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा फाई, अलग से फॉर्मूला है। डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस, डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, इसको यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। चले आगे, चले आगे। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। वेव्स मतलब पार्टिकल का एसएचएम, वेव मतलब पार्टिकल का एसएचएम। y बराबर y1 प्लस y2, y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई का हो गया, y रिजल्टेंट हो गया a रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो जब मैंने आपको सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम भी पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था कि एसएचएम का सुपरपोजिशन करते हैं तो रिजल्टेंट भी एक एसएचएम आए, वो तब आता है जब दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ए रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा, अल्फा होगा कोई एंगल। ए रिजल्टेंट कितना हो गया, तो यहाँ पे हम A1 और A2 को वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे, और फाई क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे, सर फाई हो जाएगा फेज डिफरेंस। तो ए रिजल्टेंट हो गया अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड की हो गई, फाई जब +1 हो जाएगा कॉस फाई +1 हो जाएगा, तो A1 प्लस A2। और ए मिनिमम जब कॉस फाई -1 हो जाएगा तो बड़ा माइनस छोटा A1 माइनस A2। ए मैक्स और ए मिन का मैं रेशियो ले सकता हूं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो जब दोनों धप्पा करेंगी, सुपर इंपोज करेंगी दो वेव्स, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ फाई। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी होगी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और आप इन दोनों का रेशियो क्या कर सकते हो, ले सकते हो आराम से, ठीक है। तो आपको ए मैक्स पता होना चाहिए, ए मिन पता होना चाहिए, आई मैक्स पता होना चाहिए, आई मिन पता होना चाहिए, ए मैक्स ए मिन का रेशियो पता होना चाहिए, आई मैक्स आई मिन का रेशियो पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट पता होना चाहिए। tan अल्फा आ गया आपके पास, वही वेक्टर में जो फॉर्मूला पढ़ते हैं बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, उसी से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया A2 साइन फाई डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 कॉस फाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमाइज हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये देखने से पहले हम बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा A1 प्लस A2, मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड आएगा मिनिमम A1 माइनस A2 और मिनिमम इंटेंसिटी आएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो फेज डिफरेंस है वो ना चाहिए पाई का इवन मल्टीपल, जीरो तो खैर चलो जीरो से शुरू करें, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, है ना। तो यहां पे जब हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, इसको याद रखेंगे जो हमने पीछे पढ़ा था स्लाइड में। तो फेज डिफरेंस पुट करूंगा तो यहाँ पे मुझे पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, कितना मिलेगा n लैम्डा, कितना मिलेगा n लैम्डा। वैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब cos फाई +1 होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब cos फाई -1 होगा। cos फाई +1 होने की कंडीशन, cos फाई -1 होने की कंडीशन की पाई का मल्टीपल कैसा हो, ऑड हो। जब आप फेज डिफरेंस पुट करोगे तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा पाथ डिफरेंस, आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। स्टैंडिंग वेव की बात करें, अब है स्टैंडिंग वेव, तो स्टैंडिंग वेव कब बनती है बेटा, जब टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी स्पीड, एम्पलीट्यूड भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम, स्पीड भी सेम, लेकिन दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और एक दूसरे से सुपर इंपोज करती है, तो बेटा स्टैंडिंग वेव बनती है। स्टैंडिंग वेव दिखाई कैसी देती है, वो एक ही जगह पे खड़े रह के वाइब्रेट करती है, वो प्रोपेगेट नहीं करती, वो प्रोग्रेसिव वेव से अलग होती है, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव तो चल रही है, चल नहीं रही है, बस ये अलग अलग लूप्स में क्या करती है, वाइब्रेट करती है। किसकी बात करें, स्टैंडिंग वेव की। जैसे हम गिटार में प्लग करते हैं, तो गिटार में प्लग करते हैं तो जो गिटार में वेव्स बनती है वो कैसी हो जाती है, स्टैंडिंग वेव हो जाती है। कैसी हो जाती है, स्टैंडिंग वेव हो जाती है, ठीक है। चलिए तो हम यहां पे बात करें कि लूप्स में क्या करती है बेटा, वाइब्रेट करती है। जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, 0 होता है, उसको नोड बोलते हैं। जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है हम उसको एंटी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी नोड बोलते हैं। नोड परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड
एंटी नोड परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो आपको नोड और एंटी नोड के बारे में पता होना चाहिए। चले आगे। यस सर। अब बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव की, तो आपको क्लास में इसकी इक्वेशन बतलाई जाती है। ये सभी इक्वेशंस हैं स्टैंडिंग वेव की, सभी जायज है। 2a sin kx sin ओमेगा t, 2a cos kx cos ओमेगा t, 2a sin kx cos ओमेगा t, 2a cos kx sin ओमेगा t, cos sin sin cos 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 sin sin, सब कुछ ये सारी इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव की, जिसमें ये जो शुरुआत वाला पोर्शन है इनको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, किसका? स्टैंडिंग वेव का। और एम्पलीट्यूड चेंज होता जाता है एक्स में पोजीशन के साथ। अब आपको पता होना चाहिए कि यार ये एक पूरी वेव का वेवलेंथ है लैम्डा, ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया एंटी नोड। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना, अपन इस सब पे आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक बात लिखी गई है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, दो नोड्स के बीच की दूरी होगी लैम्डा बाय 2। दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, दिस इज एन एंटी नोड ए एन, एंटी नोड, दिस इज एन एंटी नोड ए एन, ठीक है। तो नोड्स के बीच की दूरी कितनी होगी? लैम्डा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक और उसके बाद जस्ट अगला। दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी कितनी होगी? दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी, ये दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी होगी लैम्डा बाय 2, दो नोड्स के बीच की दूरी होगी लैम्डा बाय 2, लेकिन एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी होगी लैम्डा बाय 4। एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी होगी लैम्डा बाय 4। डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड, मतलब एक नोड की बात कर रहे हैं और जस्ट उसके अगले एंटी नोड की बात करें तो वो डिस्टेंस होती है कितनी बेटा? लैम्डा बाय 4। अब यहां पे कुछ और चीजें हैं, लिखा हुआ है ऑल पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। यस सर, हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है स्टैंडिंग वेव में, लेकिन अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ। नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोब टू अनदर। लोब मतलब, इसको लोब बोलो, सेगमेंट बोलो, इसको लोब बोला जाता है। ये लोब बोलो, ये लोब, एक दूसरा लोब, पहला लोब, दूसरा लोब। तो एक लोब या एक सेगमेंट से दूसरे लोब या दूसरे सेगमेंट में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। ऑल पार्टिकल्स ऑफ वन लोब आर इन सेम फेज। इस लोब के क्या करेंगे? जो पार्टिकल है नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। इस लोब में क्या करेंगे? नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऐसे। एक लोब में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं उन सब का फेज सेम होगा। दे अटेन मैक्सिमम टुगेदर, मिनिमम, मैक्सिमा टुगेदर, मिनिमा टुगेदर एंड क्रॉसेस मीन पोजीशन टुगेदर। खैर यहां पे तो सबसे खास बात है स्टैंडिंग वेव में बेटा, कि स्टैंडिंग वेव में सभी पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स, एक लोब दो लोब नहीं, पूरे स्टैंडिंग वेव में एक काम जरूर करते हैं कि वो साथ में मीन पोजीशन से गुजरते हैं, साथ में मीन पोजीशन से मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं। और बाकी हम बात करें एक लोब की, इस लोब के सारे पार्टिकल्स का फेज सेम है और ये सभी मैक्सिमा और मिनिमा साथ में अचीव करते हैं, मीन पोजीशन भी साथ में ही क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। अच्छा, इस लोब के और इस लोब के पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस अलग अलग है, सेम नहीं है। क्या लिखा हुआ है? पार्टिकल ऑफ टू एडजेसेंट लोब हैज फेज डिफरेंस ऑफ पाई। इस लोब में मौजूद सभी पार्टिकल्स का फेज सेम है, इस लोब में मौजूद सभी पार्टिकल्स का फेज सेम है, लेकिन आजू और बाजू, अड़ोस पड़ोस, एडजेसेंट लोब के पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस पाए है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लीजिए, फिर अपन चलते बेटा आगे। डन हो गया? हाँ सर, लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग की। स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग की तो बोथ एंड फिक्स्ड। सोनोमीटर, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, उस यंत्र को बोलते हैं सोनोमीटर, जिसपे ट्रांसवर्स वेव बनाई जाती है। ठीक है, दोनों एंड्स को आपने क्या कर दिया बेटा? फिक्स कर दिया। तो होगा क्या कि वेव ट्रेवल करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी, तो जाती हुई वेव और रिफ्लेक्ट होके आती हुई वेव जब सुपर इंपोज करेगी तो बनेगा बेटा एक स्टैंडिंग वेव। क्या बनेगा? एक स्टैंडिंग वेव बनेगा, बोथ एंड फिक्स। तो फ्रीक्वेंसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है NV/2L। V हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव √T/μ, L हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, N शुरुआत हम करेंगे N की 1 से, N एक इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और L हो गया यहाँ पे N λ/2। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड में क्या होता है कि यहां पे सिर्फ एक लूप आपको दिखाई दे रहा है और ये कितना हो गया बेटा? λ/2। N की वैल्यू जब मैं 1 रख दूंगा तो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी 1/2, V/2L, है ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी V/2L, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 × V/2L। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक भी है। क्या है बेटा? फर्स्ट, ये आपने क्लास में पढ़ा हुआ होगा, है ना, फर्स्ट हार्मोनिक। और अगर आपने क्लास में वेव्स नहीं पढ़ा है तो इसको रिवाइज करने मत आना, वेव्स पढ़ने के बाद इसको रिवाइज करने आना। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 2V/2L, 2 × V/2L।
तो हार्मोनिक क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होता है। जैसे यहां पे मैंने v बाई 2l इंटू 1 लिख दिया, तो हार्मोनिक क्या होता है बेटा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई v बाई 2l, एफ डॉट एफ यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल, पहला इंटीग्रल मल्टीपल फर्स्ट हार्मोनिक कहलाएगा, दूसरा इंटीग्रल मल्टीपल v बाई 2l इंटू 2 सेकेंड हार्मोनिक कहलाएगा, थर्ड इंटीग्रल मल्टीपल 3 इंटू v बाई 2l थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा, एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू 2 रख दो, 2v बाई 2l, n की वैल्यू 3 रख दो, 3v बाई 2l। ठीक है, अब ओवरटोन क्या होता है? ओवरटोन पे भी आएंगे। पहले आप देखो यहाँ पे एक लूप में स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट कर रही है, फिर दो लोब बोल लो या दो लूप बोल लो, दो सेगमेंट बोल लो, उसमें एग्जिस्ट कर रही है, एन की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो तीन लोब या तीन सेगमेंट में स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट कर रही है। ओवरटोन कुछ नहीं, आप हमेशा ना, आपको मतलब नहीं है कि क्या हार्मोनिक है क्या नहीं, आप तो शुरू जितनी भी फ्रीक्वेंसीज मिल रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, वहां पे हम शुरुआत करते हैं ऐसे जीरोथ ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ऐसे। हार्मोनिक क्या होता है? हार्मोनिक इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक क्या होता है प्यारे बच्चों? गुरुदेव, हार्मोनिक होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन ओवरटोन का क्या है भाई? जितनी मान लो जितनी भी लिस्ट आ गई किसकी बेटा? फ्रीक्वेंसीज की। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जीरोथ ओवरटोन, अगली फर्स्ट ओवरटोन, फिर अगली सेकंड ओवरटोन, फिर थर्ड ओवरटोन, फिर फोर्थ ओवरटोन, एंड सो ऑन। समझ में आ गई क्या बात? हाँ सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गई। अब यहां पे आपको यह बात याद रखनी है कि ये जीरोथ ओवरटोन भी आप बोल सकते हो, जीरोथ ओवरटोन है ना, जीरोथ ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, एंड सो ऑन। यहां पे एक बढ़िया की पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ये विजिबल है ना? हाँ सर, बिल्कुल सर, टकाटक विजिबल है। यहां पे लिखा हुआ है कि nth ओवरटोन प्रोड्यूसेस, nth ओवरटोन का मतलब यहां पे हो गया n+1 हार्मोनिक, और जो कि देगा nth ओवरटोन हमें देगा n+2 नोड, और हमें देगा n+1 एंटी नोड। ये आप देख सकते हैं, नोड और एंटी नोड देखो यहाँ पे, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड। हाँ सर, समझ गए, कर सकते हैं आराम से। तो इस केस में जिसमें स्ट्रिंग के दोनों एंड्स फिक्स है, उसमें nth ओवरटोन क्या देगा? n+1 हार्मोनिक, n+2 नोड, n+1 एंटी नोड। nth ओवरटोन देगा ये, nth ओवरटोन देगा ये, nth ओवरटोन देगा, nth हार्मोनिक ये नहीं देगा, nth ओवरटोन बोला है मैंने, है ना? देख लीजिए इसको, फिर अपन चलते बेटा आगे। वन एंड फ्री हो गया। अभी हमने दोनों एंड फिक्स की बात करी, अब हमने यहाँ पे एक एंड फ्री कर दिया, तो जो शेप ऑफ स्टैंडिंग वेव है वो कुछ ऐसा आने वाला है। बेसिकली फ्री कैसे कर दिया? मतलब हवा में नहीं लटका हुआ है। मान लीजिए जैसे रॉड है, रॉड में छल्ला है, छल्ले से हमने रस्सी को जोड़ दिया। अभी तक हमने रस्सी को रिजिड एंड से जोड़ा हुआ था दोनों जगह, अब एक एंड रिजिड है और दूसरा एंड फ्री है, इसलिए हमने बोल दिया वन एंड फ्री। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2n-1 v/4l। यहां भी हम n की वैल्यू 1 से ही शुरू करने वाले हैं बेटा, ठीक है, और l आ जाएगा 2n-1 λ/4। फंडामेंटल मोड n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 × 1 - 1, 1 × v/4l। n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 × 2 4 - 1 3, 3 × v/4l, 3 × v/4l। n की वैल्यू 3 पुट करो, 2 3 6, 6 - 1 5, 5 × v/4l। अब आप देखो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई आपके पास v/4l, लेकिन सीधे उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है वो तीसरा आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, दूसरा इंटीग्रल मल्टीपल मिसिंग है ना? हाँ सर। उसके बाद 3 के बाद सीधा पांचवा इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, चौथा इंटीग्रल मल्टीपल मिसिंग है, तो इसको हम बोलेंगे इंटू 1, मतलब ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक। और बेटा फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधा आ गया थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक के बाद सीधा आ गया फिफ्थ हार्मोनिक। मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है, सेवेंथ हार्मोनिक है। यहाँ पे इवन हार्मोनिक्स मिसिंग है, इस केस में इवन हार्मोनिक्स बच्चों मिसिंग है। और आंसर व्हाट अबाउट ओवरटोन? ओवरटोन में तो कुछ नहीं, जो भी आपके पास लिस्ट है शुरुआत से करो, जीरो ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। ओवरटोन को कोई मतलब नहीं है, तो यहां से आपने शुरुआत किया जीरोथ ओवरटोन, उसके बाद आ गया फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन, एंड सो ऑन। यहां पे इस तरीके से दिखाई देगा n = 1, n = 2, n = 3, ठीक है। nth ओवरटोन क्या देगा अपने को? ध्यान से देखना, हो सकता है आपको क्लास में लिखवाए कि nth हार्मोनिक आपको कितने नोड, कितने एंटी नोड देगा। मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, आप ध्यान से समझना। बच्चे क्या करते हैं, बिना देखे ही, बिना क्रॉस चेक किए ही सोच लेते कि यार ये फॉर्मूला गलत है। भाई ध्यान से देखो,
हो सकता है आपको क्लास में लिखवाया गया हो nth हार्मोनिक देगा इतना ओवरटोन, इतना नोड, इतना एंटी नोड। मैं लिखवा रहा हूं nth ओवरटोन देगा 2n+1 हार्मोनिक, है ना, स्मॉल n+1 नोड एंड स्मॉल n+1 एंटी नोड। ये n हो गया नोड, यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया नोड, ये हो गया नोड और ये हो गया एंटी नोड। nth ओवरटोन क्या देगा वो यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे क्या मिसिंग है बेटा, इवन हार्मोनिक्स मिसिंग है, सेकेंड हार्मोनिक मिसिंग है, फोर्थ हार्मोनिक मिसिंग है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग, इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग, इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग। ठीक है बेटा, हाँ सर, देख लो इसको, चलते फिर आगे। ठीक है गुरुदेव, अब ऑर्गन पाइप की बात करें, 2024 में तो वेव से कोई सवाल आया नहीं, लेकिन 2023 में ऑर्गन पाइप से डायरेक्ट सवाल उठ के आया था, रेशियो वाला। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। यहां पे शायद से आपको ये विजिबल ना हो, तो मैं थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से बना देता हूं, ठीक है, ऐसे 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 और ये ऐसे। खैर चलिए, तो सेम एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक एंड क्लोज्ड है, ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों एंड्स ओपन है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप सेम एज स्ट्रिंग वन एंड फ्री वाला, एंड ओपन ऑर्गन पाइप इज सेम एज स्ट्रिंग बोथ एंड फिक्स्ड वाला। आप समझ गए? तो ये केस हम किससे रिलेट कर सकते हैं? स्ट्रिंग वाले केस से। ओपन ऑर्गन पाइप किसके जैसा है, सॉरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप किसके जैसा है? स्ट्रिंग वन एंड फ्री। और ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से खुला हुआ है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग बोथ एंड फिक्स्ड से कंपेयर कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला याद है आपको, उसका एल याद है, इसका फॉर्मूला याद है, वन एंड फ्री का फॉर्मूला याद है ना, एल का फॉर्मूला याद है, बिल्कुल सर। और यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि ओपन एंड का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का बनेगा एंटी नोड, ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, और क्लोज्ड एंड डिस्प्लेसमेंट का नोड। और डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर का फेज डिफरेंस π/2 रहता है। तो यहां पे जो डायग्राम बना है डिस्प्लेसमेंट का बना हुआ है। ओपन एंड मतलब डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, ओपन एंड मतलब डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, क्लोज एंड मतलब डिस्प्लेसमेंट का नोड। डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर दोनों अपोजिट होते हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा तो प्रेशर का नोड बनेगा, जब डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा तो प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। इस पर डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है बेटा, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और यहां पे कुछ नया नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, एक एंड से क्लोज है, एंड है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वन एंड फ्री वाले स्ट्रिंग केस की तरह। और जो दोनों एंड से ओपन है यानी ओपन ऑर्गन पाइप, वो बोथ एंड फिक्स की तरह बिहेव करेगा। फॉर्मूला भी वही आएगा। और यहां भी फिर वही होने वाला है कि इवन हार्मोनिक्स मिसिंग होंगे, इवन हार्मोनिक्स मिसिंग होंगे। कौन से ऑर्गन पाइप से? कौन से ऑर्गन पाइप से? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से इवन हार्मोनिक्स मिसिंग होंगे। तो पेपर में सवाल दे दिया कि क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में साउंड वेव की बात करें, साउंड रिच कौन से ऑर्गन पाइप से मिलेगी? तो उससे मिलेगी जिसमें कोई हार्मोनिक मिसिंग नहीं है, यानी ओपन ऑर्गन पाइप से साउंड ज्यादा रिच मिलेगी, अच्छी मिलेगी एज कंपेयर टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि यहां पे हार्मोनिक्स मिसिंग है और यहां पे कोई हार्मोनिक मिसिंग नहीं है। ठीक है, हाँ सर, चलते बेटा आगे। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो अच्छा यहां पे आप याद रखना, एंड करेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, एंड करेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 0.6 इंटू रेडियस ऑफ ट्यूब होता है ना, रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप होता है, रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप होता है, क्लास में पढ़ा होगा आपने, रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप, रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं बेटा। डॉपलर इफेक्ट सिलेबस से हट चुका है, तो डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। एंड करेक्शन होता है 0.6 टाइम्स द रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। खैर, यहाँ पे रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट को हम यूज करते हैं, यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ या स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पे एक लिक्विड कॉलम होता है, एक यहां पे हमारे पास एक यूं मान लो कि एक ट्यूब है, उसके अंदर लिक्विड कॉलम की हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं कम ज्यादा। तो शुरुआत करते एकदम ऊपर से, धीरे धीरे कम करते, ऊपर ट्यूनिंग फोर्क से हम वाइब्रेट करवाते हैं। हमको पहला रेजोनेंस मिलता है लेट सपोज L1 लेंथ पे, और ये हो गया एंड करेक्शन ई, फर्स्ट रेजोनेंस। तो L1 प्लस ई कितना हो गया बेटा? ये हो गया λ/4, λ/4। पहला हमको क्या मिला? रेजोनेंस। फिर दूसरा रेजोनेंस नीचे करते गए, नीचे करते गए, नीचे करते गए, नीचे करते गए, दूसरा रेजोनेंस मिला हमको L2 लेंथ पर। तो हो गया एंड करेक्शन इंक्लूड करके L2 प्लस ई, है ना। सेकंड रेजोनेंस L2 प्लस ई आया हमारे पास, ये λ/2, λ/4, 3 λ/4। अब यहां से हम
इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करें, L2 माइनस L1 आ जाएगा लैम्डा बाय 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं V बराबर एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा कितना हो गया V बाय एफ, तो L2 माइनस L1 हो गया बेटा लैम्डा, V बराबर एफ लैम्डा, लैम्डा इज V बाय एफ, तो V बाय 2f, V बाय 2f। तो यहां से हम बोल सकते हैं V बाय 2f, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 2f इस साइड चला गया, तो 2f इंटू L2 माइनस L1 आ गया V, यानी स्पीड ऑफ साउंड। पेपर में आपको फ्रीक्वेंसी दे दे, पेपर में आपको फ्रीक्वेंसी दे दे ट्यूनिंग फोर्क की, तो 2f इंटू सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ माइनस फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना। कुछ नहीं, लैम्डा को V बाय एफ लिख दिया, 2f उधर भेज दिया, आ गया वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेवलेंथ चाहिए तो वेवलेंथ आ गया लैम्डा हो गया 2 टाइम्स L2 माइनस L1। एंड करेक्शन चाहिए तो एंड करेक्शन भी हम यहां से निकाल सकते हैं, L2 माइनस 3L1 बाय 2, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले जो हाईलाइटेड है सब आपको पता होने चाहिए। इसको आप देख लीजिए, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूज्ड फॉर फाइंडिंग वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड हो गया, वेवलेंथ हो गया, एंड करेक्शन हो गया, देख लीजिए। चलते हैं आगे, अब बात करते हैं बीट्स की, अब बात करते हैं बीट्स की। तो यहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन टू वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सुपर इंपोज करते हैं जब दो वेव्स एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी बस थोड़ी सी ही अलग है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है, वो सुपर इंपोज करेंगे तो बीट्स फॉर्मेशन होगा, और इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में वेरी करेगी। दो अलग अलग वेव्स स्लाइट डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी के बीच में, एफ रिजल्टेंट आएगा दोनों फ्रीक्वेंसीज का एवरेज f1 प्लस f2 बाय 2, और बीट फ्रीक्वेंसी आएगा, मॉड लगा हुआ है यहां पे, या आप मान लो बड़ा माइनस छोटा, बड़ी फ्रीक्वेंसी माइनस छोटी फ्रीक्वेंसी, है ना। तो एफ रिजल्टेंट पूछ सकता है, बीट फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया बेटे नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, है ना, नंबर ऑफ बीट्स एक सेकेंड में, पर सेकेंड। ये कौन बता रहा है बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी। ये तो एफ रिजल्टेंट आया, लेकिन बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी आई, बड़ा माइनस छोटा। ट्यूनिंग फोर्क है, अगर ट्यूनिंग फोर्क में आप याद रखें, ट्यूनिंग फोर्क के सवालों में अगर आपने बेटा वैक्स चढ़ा दिया उस पे, ट्यूनिंग फोर्क के आर्म्स पे वैक्स चढ़ा दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और आपने अगर ट्यूनिंग फोर्क के आर्म्स को फाइल कर दिया, यानी कि फाइल कर दिया मतलब कि उसको घिस दिया, फाइलिंग कर दी, फाइलिंग कर दी आपने, अगर फाइलिंग कर दी किसकी बेटा, ट्यूनिंग फोर्क के आर्म्स की, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ट्यूनिंग फोर्क की, ठीक है। हाँ सर, अच्छा बीट फ्रीक्वेंसी हो गया, बीट्स टाइम पीरियड कितना होगा, बीट टाइम पीरियड कितना होगा, बीट फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा, बीट फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा 1 बाय बीट फ्रीक्वेंसी, तो हो जाएगा 1 बाय मॉड f1 माइनस f2, है ना। ये हो गया बीट टाइम पीरियड, यानी दो मैक्सिमास, दो सक्सेसिव मैक्सिमा, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का टाइम, बीट्स टाइम पीरियड 1 बाय बीट फ्रीक्वेंसी को देख लीजिए। चलते फिर आगे, ठीक है साहब। और इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले माइंड मैप में। 11th के माइंड मैप हो गए खत्म, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, और अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते 12th क्लास के माइंड मैप्स के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों।